वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कर रहे क्लास 12 का एक नया टॉपिक स्टार्ट, दैट इज गॉस थ्योरम फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो गॉस थ्योरम हमें बताता है एक रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। एक क्लोज सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब मैंने बोला क्लोज सरफेस, तो उसमें यूज होता है उसका एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है वो मुझे पता होना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने एक टर्म यूज करी कि मुझे रिलेशन मिलता है क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब अगर आपको यही नहीं पता भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो भी कोई फायदा नहीं है, तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंबाइन करके एक जो लॉ बना है, एक फॉर्मूला बना है जिसका नाम है गॉस थ्योरम, वो क्या होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। अब गॉस थ्योरम का नाम सुना है तो गॉसियन सरफेस भी ज़रूर सुना होगा। अब गॉसियन सरफेस क्या होती है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट डेराइव करेंगे कूलम्स लॉ को फ्रॉम दी गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स करने वाले हैं। अब ऐसे ही बहुत सी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर मुझे एक 2D फिगर की, एक प्लेनर सरफेस की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो जो डायरेक्शन वाला पार्ट होता है वो डिटरमाइन कराता है हमारा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या कहता है, फॉर सपोज अगर मेरे पास ये एक प्लेनर सरफेस है, फाइन, ये एक 2D फिगर है, एक प्लेनर सरफेस है, आई नीड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर मुझे हमेशा कहता है कि अगर मेरे पास एक प्लेनर सरफेस है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा स्पेसिफाई करेगा दैट विल बी नॉर्मल टू दी प्लेन। जो भी उसके प्लेन से नॉर्मली पास कर रहा है दैट इज द एरिया वेक्टर फॉर दैट प्लेनर सरफेस। फाइन। अब एरिया वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ds से, क्योंकि हम लोग स्मॉल एलिमेंट्स की बात करते हैं। हम पर्टिकुलरली स्मॉल एलिमेंट्स उठाते हैं और उनकी अलग अलग एरिया वेक्टर्स निकालते हैं और फिर उनको सबको साथ में कंबाइन कर देते हैं। अब यहाँ से दिख ही रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली ये अपने आप में हमें एक डायरेक्शन बता रहा है। अब इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता है कि उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड कौन देता है, इसका मैग्नीट्यूड देता है ds, जो भी इसका सरफेस एरिया होगा, और उसकी डायरेक्शन कौन देता है, हमारा यूनिट वेक्टर, राइट। तो यहाँ तक समझ आया। अगर मेरे पास एक प्लेनर सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है, यार ये तो बड़ी सीधी सी फिगर थी, अगर मेरे पास सरफेस जो होगा वो कर्व्ड होगा, राइट। फॉर सपोज अगर मेरे पास सरफेस जो है वो कर्व्ड है तो मैं कैसे निकालूँ इसका एरिया वेक्टर। तो कुछ नहीं होता, हम लेते हैं इसके सरफेस के स्मॉल एलिमेंट्स, राइट, और उन स्मॉल एलिमेंट्स के हम इंडिविजुअली जो होते हैं उनके एरिया वेक्टर्स निकालते हैं, फाइन, और उसको एट द एंड कंबाइन कर देते हैं। अगर ये सरफेस, ये एलिमेंट हम लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर शायद ये बनेगा, ऐसे यहाँ कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर ये बनेगा, एंड सो ऑन। तो समझ आया एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है हमारे सरफेस की, और वो क्या होती है, वो हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन बताती है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। अब मुझे इस डेफिनेशन में क्या फोकस करना है, यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि एक तो वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मुझे ये डेफिनेशन से ये पता चलता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये चीज़ यहाँ से हम श्योर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि फ्लक्स का एक्चुअल मतलब होता है सम काइंड ऑफ फ्लो। तो अब इनको कंबाइन करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं तो उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो फ्लो कर रही है, वो मुझे बताता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंबल होता है जिसको हम ऐसा शो करते हैं, जिसका नाम होता है फाई, राइट। ये कुछ एंगल वाले केस के अंदर भी आपने देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंबल है जिसको नाम दे देते हैं हम लोग फाई का, फाइन। तो अगर मेरे पास सपोज एक कोई भी प्लेनर सरफेस है, फाइन, दिस इज अ प्लेनर सरफेस ऑफ माइन, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये रहा मेरा ds, इस डायरेक्शन में होगा। अब मैं कह रही हूँ मेरी यहाँ से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास कर रही है हॉरिजॉन्टली, फाइन।
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। तो मेरा फ्लक्स क्या बताता है मेरी डेफिनेशन से कि अगर मेरे पास एक एरिया है, एक एरिया एलिमेंट है, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, वो होगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी ds, दैट इज एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट। फाइन। तो ये मुझे बताता है कि हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ चुका है, EDS। फाइन। अगेन हम लोग आते हैं दोबारा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया, राइट, इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये ज़्यादा होती तो हमारा फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाता, अगर ये कम होती तो हमारा फ्लक्स भी कम हो जाता। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती है कहाँ डिपेंड करती है, वो डिपेंड करी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो यहाँ से हमारा फ्लक्स भी चेंज हो जाता बाय द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास उसी प्लेनर सरफेस पर जिसका ds इस डायरेक्शन में था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होती, तो क्या होता। तो अब की बार मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी स्लांट डायरेक्शन में है, तो मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ से मुझे मेरा फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला या एक इम्प्रोवाइजेशन मिलती है। फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाती है, दैट इज EDS cos थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। फाइन। और याद होगा 11th के अंदर हम क्या पढ़ते थे, EDS cos थीटा कैन बी रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड DS। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला मिल गया। फाइन। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, यार ये अगेन वो सीधी सी बात है, ये तो बिल्कुल सीधा सा प्लेनर सरफेस था, वहाँ से हमने जो था हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। पर अगर मेरे पास कोई भी कर्व्ड शेप होती या फिर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, तो सपोज मेरे पास ये है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो इसका हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसका सरफेस अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका ds इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं ds1 ले रही हूँ। यहाँ से देख रहे हैं तो इसका सरफेस इस डायरेक्शन में होगा, ds2 ले रहे हैं। तो हमारा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा इन सब का सम, हम निकालेंगे phi1 और phi2 और उन दोनों को कर देंगे ऐड। वही चीज़ होती थी, दैट वुड बी phi1 की वैल्यू क्या होगी, E1 डॉट ds1 प्लस E1 डॉट ds2, यही होगा। मुझे पता ये चलता है कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, सारे इंडिविजुअल फ्लक्सेस का सम। फाइन। टोटल निकालना होगा तो डेफिनेटली हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम ds का निकाल रहे हैं तो d फाई निकलेगा, d फाई निकल रहा है, टोटल निकालना है तो हम उनको इंटीग्रेट करते हैं और हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाता है। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक गॉस थ्योरम पे। तो गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो गॉस थ्योरम बेसिकली मुझे एक रिलेशनशिप देता है, हमारी अगर एक क्लोज सरफेस है, अगर मेरे पास एक 3D शेप है, 3D फिगर है, तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो पहले तो रिकॉल करते हैं हमारा फ्लक्स कहता क्या था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था कि d फाई जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी एक एरिया में से कितना होता है, वो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करते थे, हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे। तो ये तो हमने सब पढ़ा था जब हम एक प्लेनर सरफेस की बात कर रहे थे, एक 2D सरफेस की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन आता है क्या ये फॉर्मूला तब भी वैलिड होगा अगर मेरे पास एक 3D सरफेस है। तो आंसर इज ऑलवेज यस कि ये फॉर्मूला जो है वो 3D सरफेस के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना वो 2D सरफेस के लिए था। तो हमें गॉस थ्योरम की ज़रूरत क्या पड़ी, गॉस थ्योरम हमारे लिए एक शॉर्टकट है एक 3D सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालने का, जो मुझे ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक 3D फिगर है, फॉर सपोज ये है और इसके अंदर चार्ज है Q, एक 3D फिगर है, क्लोज्ड फिगर है जिसके अंदर हमारे पास चार्ज कैपिटल Q है टोटल उसका, तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा 1/ε0, दैट इज 1/ε0 इनटू टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस दैट इज Q। तो ये मुझे मिल गया हमारा फॉर्मूला फ्लक्स का
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो मेरी गॉस थ्योरम कहती है। तो गॉस थ्योरम अगर कहती है, अगर हमें स्टेटमेंट आ जाती है, हमें सिर्फ यही बताना है कि अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, उसका नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उस नेट चार्ज का क्या मतलब है, उस नेट चार्ज का मतलब है कि एक पूरी बॉडी का नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, प्लस इनसाइड हो। फाइन। अगर मैं कह रही हूँ ये मेरे पास चार्ज सरफेस है, इसके अंदर का चार्ज जो था वो Q है, तो फ्लक्स कितना है, वो था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास ये बॉडी है और इसके ऊपर यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, तो इसका फ्लक्स कितना होगा। तो अगर मैं इसको बॉडी को A ले रही हूँ तो फाई ऑफ A कितना हो जाएगा, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस बॉडी। तो इनसाइड द सरफेस बॉडी कितनी थी, Q1 प्लस Q2 टोटल होगा, राइट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द फॉर्मूला ऑफ गॉस थ्योरम। अब अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास एक नेट बॉडी है, कोई क्लोज सरफेस है और उसका चार्ज हमारा अंदर ना होकर इसके सामने Q नाम का चार्ज बैठा है, तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो डेफिनेटली आंसर, अगर ये बॉडी का नाम B है तो फाई B कितना हो जाएगा, नेट और इनसाइड दोनों को याद रखो। नेट चार्ज कितना है इनसाइड द बॉडी, दैट इज 0। जो Q था वो बाहर बैठा है, तो दैट इज 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। तो ये चीज़ समझ आई। अब मुझे जो ये फॉर्मूला मिला है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। अब यहाँ पर एक क्लोज सरफेस की बात हो रही थी, तो हम इसको एक अंगूठी बना देते हैं। याद है, ध्यान से देखो तो जो मेरा टोटल फ्लक्स होता था वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है मेरी क्लोज सरफेस के चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट पर, राइट। उसका फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स मेरी वो 3D फिगर, क्लोज्ड फिगर, चाहे किसी भी शेप की हो, चाहे किसी भी साइज की हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि उस सरफेस बॉडी के अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अब एक बार हम लोग गॉस थ्योरम को डराइव करके देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से एग्जैक्टली ये फॉर्मूला डराइव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फॉर सपोज मेरे पास एक 3D क्लोज फिगर है स्फेयर की शेप की, और उसका रेडियस जो है मेरे पास R है फॉर सपोज, फाइन, एंड उसके अंदर चार्ज जो है वो कैपिटल Q था, फाइन। अब दूसरी चीज़ है कि हमारे जो सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं, क्योंकि मेरा एरिया वेक्टर हमेशा और हमेशा सरफेस पर होता है, तो हमारी जो फ्लक्स होती है वो भी हम हमेशा एक क्लोज सरफेस की सरफेस पर ही चेक करते हैं, उसके इनसाइड नहीं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है फाई डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो हमें उसका फ्लक्स कहाँ नोट करना है, उसकी सरफेस के ऊपर, राइट। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, टोटल फाई होता है क्लोज्ड सरफेस का, दैट इज E डॉट डी एस, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, राइट। यहाँ पर Q हमारा कैपिटल Q था और R हमारा रेडियस ऑफ द स्फेयर हो गया। अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा, क्योंकि Q भी उतना है और R भी उतना है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, Q भी उतना है, R भी उतना है। सिमिलरली इस फील्ड पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरी अगर यूनिफॉर्म क्लोज सरफेस है, जैसे कि स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, जो भी शेप्स आपने पढ़ी है, उसकी हर सरफेस के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहता है। दैट मीन्स मेरा E जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, राइट। E कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, और ये बन गया मेरे पास ds का इंटीग्रल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा E इंटू डी एस, सॉरी E इंटू एस, राइट। तो यहाँ से मुझे पता चल गया एक 3D क्लोज्ड फिगर में टोटल फ्लक्स कितना होता है, E इंटू एस। यहाँ पर E क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और S क्या है, मेरा टोटल सरफेस है। अब स्फेयर की बात करते हैं, वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमारा फाई कितना निकलेगा। टोटल की जो हम बात कर रहे थे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये तो हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू उसका सरफेस एरिया जो कितना होता था, 4 पाई R स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से 4 पाई कैंसिल आउट हो गए, R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बच गया, E अपॉन में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरा जो गॉस थ्योरम था वो प्रूव हो गया। बेसिक चीज़ें आती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसके फॉर्मूले पे आते हैं। ये हमारा सबसे बेस फॉर्मूला है। ये सिर्फ और सिर्फ गॉस थ्योरम कब काम करती है, जब हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, एक 3D सरफेस है।
2D के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पर सिर्फ एक पर्टिकुलर केस जहाँ पर क्लोज सरफेस आता है वहाँ पर हमारी बॉडी कितनी हो जाती है, हमारा फ्लक्स कितना हो जाता है, Q/ε0। अगेन एक चीज़ और थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, चार्ज की हमने बात कर लिया कि हम उस बॉडी के इनक्लोज्ड चार्ज की बात करते हैं, टोटल चार्ज की बात करते हैं। पर अगर मैं वही बात करूं, अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो अगर मेरे पास ये चार्ज बॉडी और उसके सामने कोई दूसरी चार्ज बॉडी आ जाती है, सपोज Q2 के साथ, राइट, तो उसका चार्ज था Q2, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस होगी? तो आंसर इज येस। तो हमारी जो नेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो टोटल होती है सिस्टम की, फाइन। पर अगर मैं फ्लक्स के लिए चार्ज की बात कर रही हूँ, गॉस थ्योरम लगा रही हूँ, तो वो सिर्फ अगर इस सरफेस का देखना है तो उसके अंदर का चार्ज ही हम देखेंगे, वो डिपेंड नहीं करेगा किसी दूसरी चार्ज बॉडी के प्रेजेंस में, फाइन। अब देखते हैं हम लोग, हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज E/ds। ई जो था इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर अपने आप में एक वेक्टर है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो हमारा फाई जो है, हमारा फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट की, राइट। SI यूनिट के लिए मुझे उसका फॉर्मूला अगेन चाहिए, और जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता था E/ds। मतलब अगर मैं E की इंडिविजुअली SI यूनिट लूँ और DS की लूँ तो कंबाइन करके वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने यूनिट क्या पढ़ी थी, दैट वाज न्यूटन पर कूलम, राइट। और यहाँ पर है DS, दैट वाज द एरिया वेक्टर, एरिया की वैल्यू, एरिया का हमारा SI यूनिट क्या होती थी, मीटर स्क्वायर। तो मेरी SI यूनिट कितनी हो गई है ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितनी बन गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करें, हमें डराइव करना है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और था जो मैंने लिखा था अपनी बिगिनिंग इंट्रोडक्शन के अंदर कि मैं वो बताऊंगी, वो था हमारा गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जो हमारे गॉस थ्योरम में यूज हो रही होती थी। कौन सी सरफेस हमारे गॉस थ्योरम में यूज हो रही होती थी? एक क्लोज्ड और 3D सरफेस। तो जो भी सरफेस क्लोज्ड होती है और 3D होती है उसको हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, और यहीं के इसकी डेफिनेशन जो है वो खत्म हो जाती है, फाइन। तो दोबारा से फोकस करते हैं हमारे कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ मुझे क्या कहता था? कूलम्स लॉ कहता था अगर आमने सामने दो चार्ज बॉडीज है तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो एक चार्ज बॉडी मैंने गॉसियन सरफेस ली है दैट इज S, जो कि एक स्फेयर ऑफ रेडियस R जिसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस है स्मॉल q, और दूसरी चार्ज बॉडी मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया है। इन दोनों के बीच का मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, दैट इज मुझे कूलम्स लॉ प्रूव करना है। वो भी यूज़ किसका करके? गॉस थ्योरम को यूज़ करते। तो मैं ले रही हूँ कि अगर मेरे पास ये गॉसियन सरफेस इतनी बड़ी है तो मैं इसका एक सिंगल छोटा सा एरिया एलिमेंट लूँगी जहाँ पर मैं उसका फ्लक्स निकालूंगी और फिर मैं उसको टोटल कर दूँगी पूरी गॉसियन सरफेस के लिए। तो मुझे चाहिए हमारे फ्लक्स के लिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हमारा एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले बात करें तो ये एक पॉजिटिव क्यू है। पॉजिटिव क्यू हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड डालता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन डायरेक्शन तो हो गई इस साइड। दूसरी चीज़ एरिया वेक्टर, ये हमारा DL जो DS था हमारा जो एरिया एलिमेंट था उसकी एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। तो हमारा DS की डायरेक्शन भी यही हो गई। तो मुझे मेरा गॉस थ्योरम क्या कहता था? बाय हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा जो फॉर्मूला था वो मुझे क्या कहता था? जो मेरा d∅ होगा उसकी वैल्यू कितनी होती थी? E.ds की, राइट। अब E.ds का क्या मतलब है? वो होता है E/ds cos थीटा। ये चीज़ समझ आई, राइट। अब यहाँ पर देखूँ तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मेरा E भी उसी डायरेक्शन में, DS भी उसी डायरेक्शन में। तो cos थीटा तो मेरा यहाँ पर थीटा तो हो गया मेरा 0, राइट। यहाँ पर cos 0 जिसकी वैल्यू बन गई है मेरी E/ds। तो यहाँ से मुझे मिल गया मेरा d∅ जो है वो E/ds है। रीज़न क्योंकि मेरा थीटा जो था वो 0 था, क्योंकि मेरे जो E और ds के वेक्टर्स थे वो आपस में पैरेलल थे, तो मेरे पास फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो टोटल फ्लक्स मुझे पता था कि ऐसा कुछ करके निकलता है, उसको इंटीग्रेट कर देते थे हम लोग। इंटीग्रेट करेंगे वो चीज़ मैं पहले कंफर्म कर चुकी हूँ। किसी भी सरफेस की कोई भी पॉइंट लूँगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होती है।
तो बेसिकली ये जो इंटेग्रल था वो हटकर यहाँ आ जाएगा और वहाँ से बन जाएगा मेरे पास E इंटू डी एस, ई इंटू एस। इसको मैं आगे करूँ तो बाय गॉस थ्योरम मुझे क्या पता चलता था कि मेरा जो टोटल फ्लक्स होता था वो किसके इक्वल होता था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, और टोटल चार्ज जो था हमारा Q ही था, वो ऑब्वियस सी बात है इस टोटल फ्लक्स के भी इक्वल होगा, तो वो E इंटू एस के भी इक्वल है। तो यहाँ से मुझे E की वैल्यू क्या मिल रही है, E की वैल्यू मुझे मिल रही है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एस। यहाँ पर अगर एस की बात करूँ तो एक स्क्वायर है, तो मैं इसको 4πr² लिख सकती हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रीशफल कर लेते हैं तो बन तो वही रहा है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r²। तो यहाँ से मुझे E की वैल्यू मिल चुकी है, E की वैल्यू मिल गई है। फोर्स क्या होता था, फोर्स होता था हमारा QE, राइट। QE का क्या मतलब था, ये कौन सा Q होता था, जो भी मेरी फर्स्ट बॉडी के इन्फ्लुएंस है दूसरी बॉडी की वजह से, तो वो दूसरी बॉडी का चार्ज कितना था, Q0E, राइट। तो फोर्स बन गया मेरा Q0E। अब E के अंदर इसकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो बन जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r²। और यही था मेरा कूलम्स लॉ। आई होप क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। तो मुझे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब वही बात करूँ, मुझे गिवन था E जो है मुझे गिवन है दैट इज 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वही हमारा जो S था वो गिवन था मुझे 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। तो वो किस एक्सिस के अलोंग होगा, अगर वो YZ प्लेन है तो मेरा एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, X एक्सिस। दैट मीन्स ये बन गया मेरा 20i कैप। तो फ्लक्स निकाल देते हैं फटाफट। ये बन गया 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 20i कैप। अब जिसको याद है 11th का ये हम कैसे सॉल्व करते थे डॉट प्रोडक्ट, तो i और i को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते थे और बाकी के टर्म 0 हो जाते थे। पर फिर भी मैं इसको लेंथी टर्म्स में करके दिखा रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये बनेगा 6 इंटू 20 i कैप डॉट i कैप प्लस 3 इंटू 20 j कैप डॉट i कैप प्लस हमारा 4 इंटू 20 k कैप डॉट i कैप, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये तो बन रहा है 120 i कैप इंटू i कैप, हमारा उसके बीच का एंगल कितना है 0, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस है तो cos थीटा कितना हो गया 1। दैट मीन्स ये बन गया 120 प्लस 3 इंटू 20 दैट इज 60 जे कैप इंटू आई कैप। अब अगर आप इसको परपेंडिकुलर लेते हो, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। दैट मीन्स ये हो गया 0 प्लस 80। सेम केस z एक्सिस और x एक्सिस भी परपेंडिकुलर होती है, तो cos 90 हो गया अगेन 0। तो आंसर मेरा ये भी 0, ये भी 0, मतलब मेरा बच गया 120 यूनिट्स। तो टोटल फ्लक्स जो मेरा गिवन सिचुएशन था दैट इज 120 यूनिट्स। क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेज अ सर्कुलर प्लेन ऑफ शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁵ न्यूटन्स पर कूलम मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। तो यहाँ पे मुझे रेडियस गिवन है दैट मीन्स r, जो कि मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन था, हम उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन थी 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और मुझे एक एंगल गिवन है। अब बच्चे कहते हैं यार फ्लक्स होता है हमारा E और S का डॉट प्रोडक्ट, तो cos थीटा लगा देते हैं उसको, ES cos थीटा, और cos थीटा के अंदर डायरेक्टली डाल दी वैल्यू 60, राइट। बट द आंसर इज रॉन्ग। यहाँ पर देखकर समझो, अगर मेरे पास वो कह रहा है एक सर्कुलर प्लेन शीट है, तो सर्कुलर प्लेन शीट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, अगर ये मेरा प्लेन है तो 60 डिग्री एंगल वो उसके फील्ड के साथ बना रहा है। तो फॉर सपोज ये मेरा अगर सेंटर था इसका, तो 60 डिग्री एंगल उसका प्लेन के साथ बन रहा है, सॉरी E के साथ बन रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बन रहा है।
पर मेरा जो यहाँ पर कॉस थीटा होता था वो थीटा होता था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। यहाँ पर हमारा प्लेन है तो एरिया वेक्टर मुझे पता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट मीन्स ये 90 होगा। तो ये पार्ट मुझे कितना चाहिए होगा, यही पार्ट तो चाहिए, दैट इज 90 माइनस 60 हो जाएगा। वो वैल्यू बन जाती है ई एस कॉस 30। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.1 इंटू कॉस 30, वैल्यू आएगी 1.36 इंटू 10 की पावर 4। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आंसर इज 1.36 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। उसने मुझे बोला जो मेरा सर्कुलर प्लेन शीट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बना रहा था। मतलब अगर मेरे स्फेयर का, अगर मेरी सर्कुलर शीट का ये सेंटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो मेरा प्लेन था वो 60 डिग्री बना रहा था। पर मेरे फॉर्मूले में जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वहाँ पे कॉस थीटा के अंदर थीटा वो होता है जो ई और एस के बीच में हो, जो एरिया वेक्टर और एस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हो, जो कि ये वाला एंगल था। पर मुझे ये गिवन था तो आई विल सिंपली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 90 एंड गेट 30 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इट सेज अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई with its axis parallel to the field show that the total electric flux through the cylinder is 0। अब वो मुझे कह रहा है अगर मेरी जो सिलेंडर की जो एक्सिस होती है जो उसके सेंटर से लाई करती है वो पैरेलल है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट मीन्स मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब मुझे फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, एम आई राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ds, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर होता है वो टोटल 3 सरफेसेस से बना होता है। एक तो होती है जो हमारी मेन कर्व्ड सरफेस एरिया होती है और दो साइड के दोनों सर्कल्स होते हैं। तो हमें ऑब्वियसली तीनों के जो एलिमेंट्स थे उन सबका इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना और उनको ऐड कर देना है, राइट। तो ये बन जाएगा ई डॉट डी एस का 2 प्लस ई डॉट डी एस 3। अब यहाँ पे ds1 ds2 ds3 क्या था, एक तो हमारा ये वाला सर्कल हुआ, राइट। अगर सपोज इसका ये वाला सर्कल है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऑलवेज आउटवर्डली नॉर्मल, दैट मीन्स मेरा ds कहाँ है, ds1 कहाँ है, वो इस डायरेक्शन में है। पर मुझे पता है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, एम आई राइट। तो मेरा थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री इन दोनों के बीच का। वही बात करूँ इस वाले सर्कल पे जो मेरा ds2 अगर मैं लेती हूँ इसको, तो ds2 मेरा यहाँ से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, दैट इज मेरा ds2 भी इस एंगल इसी डायरेक्शन में और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मेरा थीटा बन गया 0, एम आई राइट। तीसरी बनती है मेरी जो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस पॉइंट पर देखते हैं उसका इलेक्ट्रिक जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड नॉर्मल, दैट मीन्स मेरा ds3 जो था वो इस ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। पर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी इस डायरेक्शन के अंदर, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर इस केस में मेरा थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट तो बन गया ई ds1 कॉस कितना है s1 के साथ, दैट इज 180 डिग्रीज, प्लस अगेन इंटीग्रल ऑफ ई ds2 कॉस s2 के साथ कितना था 0, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई ds3 कॉस ds3 के साथ कितना एंगल था, दैट इज 90। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये तो बनता है cos 180 डिग्रीज -1, दैट मीन्स ये मेरा बन गया -1। ई हमारी कांस्टेंट होती है तो मैंने उसको निकाल दिया बाहर और अंदर रह गया मेरा ds1, एम आई राइट। प्लस यहाँ पे बात करें तो cos 0 इज 1, तो यहाँ से भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दी और यहाँ पे बच गया मेरा इंटीग्रल ऑफ ds2, एम आई राइट। और तीसरा होता है हमारा cos 90 जो कि होता है 0, फाइन। तो यहाँ पर अगर हम जैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बनता है यहाँ से e इंटू डी एस ई इंटू s2 माइनस ई इंटू s1। वैल्यूज जैसे ही पुट करेंगे तो e तो हमारा e ही था गिवन है, s2 हमारा कितना था, वो एक सर्कल है तो उसका एरिया बन गया πr² माइनस ई s1 भी जो था हमारा एक सर्कल है तो उसका भी एरिया बन गया πr²। तो आंसर इज 0 एंड हेंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ चाहे सीबीएसई के एग्जाम की बात करूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड ट्यूब ऑफ लेंथ L इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड एट वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस। तो मेरे पास एक क्लोज्ड क्यूब है ऑफ द साइड L और एक बार उसके सेंटर पे जो है हमारा Q प्रेजेंट था। सपोज मैं इसको Q1 ले रही हूँ क्योंकि मैं दोनों एक ही बार में करा के दिखा रही हूँ, और सपोज दूसरे केस के अंदर मेरे पास Q2 जो था किसी एक वर्टेक्स के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो देखते हैं। गॉस थ्योरम मुझे कहता था मुझे फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स जो होता था वो कितना होता था? टोटल फ्लक्स होता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? टोटल क्यूब के अंदर कितना उसका फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर मुझसे क्वेश्चन में पूछा है ईच ऑफ द 6 फेसेस, अगर 6 फेसेस है, 6 फेसेस के जो सरफेसेस का एरिया है वो सेम है, तो डेफिनेटली जो मेरा टोटल फ्लक्स होगा वो उन 6 हिस्सों के अंदर इक्वली बटेगा। दैट मीन्स मेरा जो फ्लक्स था फेस के ऊपर फर्स्ट केस के अंदर वो कितना हो जाएगा? 1/6 Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। राइट, ये चीज समझ आई। टोटल था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम। 6 फेसेस थे, 6 इक्वल फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर, तो वो इक्वली जो था फ्लक्स जो है उन सब में बढ़ जाएगा। तो अगर एक फेस की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा? 1/6। दूसरी बात करते हैं, अगर वो हमारे वर्टेक्स के ऊपर पड़ा है, राइट, वर्टेक्स के ऊपर देखते हैं। टोटल मेरे पास 6 फेसेस थे, क्लियर? 6 फेसेस के अंदर से अगर मैं देखूँ इस पॉइंट के ऊपर, सबसे पहली बात तो टोटल हमारे पास था ही Q एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब दूसरा देखते हैं, जब मेरे पास जो था हमारा Q2 जो था वो किसी एक वर्टेक्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो अभी भी मेरा टोटल फ्लक्स जो था वो कितना रह जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। बट अगर आपको याद हो क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो हम लोग सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ये सब कुछ पढ़ते थे, जो हमारा वर्टेक्स के ऊपर एटम होता था वो कितने पार्ट्स में बटा होता था? वो 1/8 में बटा होता था, राइट। मतलब 8 टोटल अलग अलग क्यूब्स के अंदर वो शेयर हो रहा होता था। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ इस क्यूब की बात करूँ तो वो हमारे टोटल का 1/8 हो गया। तो पहली चीज़ तो मुझे यही पता चल गई कि वो 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे वैसे पता है कि फ्लक्स क्या होता था, E.S, राइट। अब अगर बात करूं तो कॉस थीटा के इन दोनों के बीच का मुझे एंगल भी चाहिए होगा। अगर मैं इन 3 फेसेस की बात करूं, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, जो 3 फेसेस इस क्यूब के इस Q2 को टच कर रहे हैं, दैट इज वन इज दिस, एक ये जो पीछे की तरफ से यहाँ से पड़ेगा, और एक ये तीसरा ये वाला। तो इन तीनों के जो एरिया वेक्टर्स होंगे वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होंगे, पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड। दैट मीन्स मेरे जो एरिया वेक्टर्स थे उनका और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। cos 90 कितना होता है? 0। मतलब इन 3 फेसेस जो भी हमारे Q2 को टच कर रहे हैं, उन 3 फेसेस के ऊपर फ्लक्स हमारा कितना हो चुका है? 0। पर अगर मैं बात करूँ फ्लक्स ईच बाय अदर 3 फेसेस, 3 फेसेस की बात हो रही है, वो भी आपको पूरी थ्योरी मेंशन करनी होगी कि बाकी जो 3 फेसेस थे, जो टच में थे, जो कांटेक्ट में थे Q2 के, क्योंकि उनके बीच का cos थीटा जो था वो cos 90 बन रहा था, मतलब 0 एंगल बन रहा था, इसलिए उनका फ्लक्स जो हो गया 0 हो गया। अब 3 फेसेस की बात करूं, मुझे पता है वैसे भी अगर देखूं तो वो 1/8 था ही, अब वो और जो था वो 3 इक्वल सरफेसेस के बीच में बट गया, तो ये हो गया हमारा 1/3। तो टोटल फ्लक्स हमारा ईच जो होगा, ईच फेसेस से कितना निकल रहा होगा? दैट इज 1/24 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ समझ आई है? मुझे पता है अगर एक वर्टेक्स के ऊपर कोई भी एटम है, चाहे कोई एक चार्ज है, तो वो 8 पार्ट्स के अंदर बटा होता है। तो पहली चीज़ तो वो 1/8 हो गया टोटल फ्लक्स का। दूसरी चीज़, जो मेरे 3 फेसेस थे हमारे Q2 को टच कर रहे थे, उनके बीच का थीटा जो था वो 90 जा रहा था, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर हमारा। दैट मीन्स मेरा उन 3 पर्टिकुलर फेसेस के अंदर मेरा फ्लक्स जो था वो 0 हो गया। मतलब मुझे बाकी 3 से मतलब है, तो बाकी 3 के अंदर भी तो ये टोटल वाला जो होगा बटा होगा, क्योंकि तीनों सरफेसेस इक्वल थे। तो वो कितने बन गए? एक की बात करूँ तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई 1/24 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर
कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे Q1 की बात हो रही थी, यहाँ पे Q2 की बात हो रही थी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। वो कह रहा है S1 एंड S2 आर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स enclosing charges Q and 2Q respectively. What is the ratio of the electric flux through S1 and S2? How will the electric flux through S1 change if the medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1? तो फिगर देखे तो मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दैट इज S1 एंड S2, सॉरी स्फेयर्स है, और S1 के अंदर हमारा टोटल चार्ज था Q और S2 के अंदर चार्ज है 2Q। तो गॉस थ्योरम तो मुझे ये बताती थी कि मेरा जो टोटल फ्लक्स होता था वो कितना होता था, जितना भी बॉडी के अंदर चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहीं अगर मैं बात करूँ फ्लक्स थ्रू S1 निकाल के देखे तो टोटल कितना चार्ज है हमारे S1 के अंदर, दैट इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो मुझे पता चल गया। वहीं बात करूँ फाई ऑफ S2 कितना बन जाएगा, टोटल चार्ज इन स्फेयर S2 कितना है, S1 और S2 जो है वो कॉन्सेंट्रिक है, दैट मीन्स S1 जो है वो S2 का इंक्लूडेड पार्ट है, तो वो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा 2Q, तो एक्स्ट्रा था ही, प्लस जो S1 का Q था वो भी, राइट, दैट मीन्स मेरा बन गया 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब रेशियो निकालना है तो फाई ऑफ S1 रेशियो फाई ऑफ S2, इसको कैंसल आउट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q, तो यहाँ से Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आंसर आ गया मेरा 1:3। ईजी। सेकेंड पार्ट करके देखते हैं, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करके देखते हैं। उसने मुझे बोला है अब हमारे S1 के अंदर एयर को निकाल कर एक अलग सी कोई मीडियम डाल दी गई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 5। अब इस मीडियम से अगर आपको याद आ रहा होगा, कुछ वीडियोस पहले हमने देखा था, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता था, ये जो परमिटिविटी होती थी, ये कहाँ की होती थी, ये वैक्यूम के केस में होती थी, एम आई राइट। अब उसने मुझे बोला है कि वैक्यूम की जगह S1 के अंदर कोई और मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5। तो जो मेरा नया चार्ज, नया फ्लक्स होगा S1 का, उसको मैं ले रही हूँ फाई ऑफ S1 डैश, वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज तो Q ही है, पर अब की बार एप्सिलॉन नॉट ना होकर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन आर, जो भी मेरा रिलेटिव परमिटिविटी होगी, राइट। रिलेटिव परमिटिविटी कापा होती थी हमारी, हमें ई आर का फॉर्मूला पता था, Q अपॉन कितना बन जाएगा, ई आर होता था कापा इंटू एप्सिलॉन नॉट। कापा की वैल्यू मुझे गिवन है, हम पुट कर देंगे, दैट इज 5 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं पुराने और नए के बीच का रेशियो निकालूं तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, नया पुराना जो था वो था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नया जो था वो 5 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q हो गया, दैट मीन्स हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब जो हमारा फर्स्ट था वो उसका 5 टाइम्स था सेकेंड के, जो न्यू हमारा फ्लक्स बना, या फिर मैं बोलूँ जो हमारा नया फ्लक्स था वो 1/5 हो गया फ्रॉम दी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1। ईजी। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट्स आ रहे हैं या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रीली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।